नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस के बारे में बताता है, जिसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी गई है और हम ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम सब सेक्शन 20 तक डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2 के ठीक है, जो डेफिनेशंस के बारे में बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 से लेकर के सबसेक्शन 30 तक आज हम 10 सबसेक्शंस जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है डेफिनेशन से रिलेटेड ही, जिसमें हमने 20 सबसेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 2 के ही, वो आप पहले देख लेना। ठीक है, ये हमारी सीरीज वाइज चलती आ रही है वीडियोस। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 21, सबसेक्शन 21 यहां पर किसकी डेफिनेशन बता रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो मतलब कि उसको रिमूव कर सकते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह पर हम उसको ले जा सकते हैं, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं क्या बता रही है। इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। देखिए यहां पर आपको डेफिनेशन पढ़कर ही पता लग रहा है, जो प्रॉपर्टी अटैच है अर्थ से, ठीक है, जैसे कि हमारी लैंड हो गई। ठीक है, लैंड हमारी क्या है? वो अटैच है। ठीक है, एक जगह पर ही वो रहती है, उसको ना ही हटाया जा सकता। तो जो लैंड है उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी हम उसको बोलेंगे जिसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे चोरी होती है, चोरी किसकी की जा सकती है? मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, काफी इजीली आप इसको समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 22 है, नंबर की डेफिनेशन जो दी गई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लॉ से रिलेटेड ये एग्जाम में भी काफी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है कि नंबर की क्या डेफिनेशन है, कौन से सबसेक्शन में दी गई है। ठीक है, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है इसके कौन से सबसेक्शन में दी गई है, तो आपको याद रखना है सबसेक्शन 22 है। तो मैं इसको एक बार इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ा देता हूं क्या कह रही है। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number। यहां पर देखिए, यहां पर वर्ड बताया है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यहां पर वो प्लूरल भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकते हैं। जो हमारी भारतीय न्याय संहिता में यूज किए गए होंगे नंबर, ठीक है, उनको हम इंक्लूड करेंगे, तो यहां पर उनको काउंट किया जाएगा नंबर्स के तौर पर। तो यहां पर इसकी एक डेफिनेशन यही बताने की कोशिश करी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इसका सबसेक्शन 23 है सेक्शन 2 का, डेफिनेशन बताता है ओथ की डेफिनेशन। ओथ, यहां पर ओथ आपको सुनकर समझ में आ रहा होगा कि कोई कसम लेना। ठीक है, जैसे गीता पर हाथ रखकर कसम खाना, जो आपने फिल्मों में भी आपने काफी बार देखा होगा। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूं क्या बता रही है। इंक्लूड्स ए सोलेम्न एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। देखिए यहां पर एफर्मेशन की भी वर्ड यूज किया गया है, जहां पर हम अपनी बात बताते हैं कि हाँ जो हमने बात बताई है वो सच है। ठीक है, लॉ के सामने, लॉ के अकॉर्डिंग, जहां लॉ के सामने मतलब कोर्ट के अंदर, ठीक है, एविडेंस के तौर पर वहां पर ओथ ली जाती है। और आगे बताया है एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट, जो भी पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज्ड होता है ओथ दिलाने के लिए। ठीक है, उस पर्सन के सामने कोई पर्सन क्या ले रहा है? अपनी ओथ ले रहा है। ठीक है, या फिर गीता पर हाथ रखकर कसम खा रहा है। ठीक है, या फिर जो भी उसका धर्म है, अपने धर्म को मानकर वो वहां पर क्या ले रहा है? ओथ ले रहा है। और आगे बताया है और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ। किस पर्पस के लिए? प्रूफ पर्पस के लिए। यहां पर प्रूफ वर्ड यूज किया गया, एक प्रूफ के तौर पर वहां पर ये ओथ ली जाती है, वेदर इन ए कोर्ट और नॉट। तो आप समझ गए होंगे ओथ का मतलब। यहां पे डेफिनेशन जो बताई जा रही है, जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में जो ओथ वर्ड है इसको यूज किया जाएगा। अगर कहीं पर भी ओथ लिखा है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 24 है, सबसेक्शन 24 यहां पर ऑफेंस की डेफिनेशन बताता है। जो ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब यही होता है कि हिंदी में बोलते हैं इसको अपराध करना। ठीक है,
अपराध करना यहाँ पर एक ऑफेंस, मतलब कि ऑफेंस इसका इंग्लिश वर्ड है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा देता हूँ, क्या डेफिनेशन इसकी बता रही है। इसकी जो डेफिनेशन है वो काफी बड़ी डेफिनेशन है, इसको मैं अपनी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें एक लाइन का मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। देखिए यहाँ पर जो ऑफेंस है, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर वो पनिशेबल होगा, मतलब कि इसके अंदर वो पनिश किया जाएगा। तो अगर उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, कोई क्राइम कमिट किया है, तो उसको वो ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर, और जो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट देकर या फिर फाइन उसके ऊपर इंपोज करके उसको वहां पर सजा दी जाएगी। तो ये हमारा सब सेक्शन 24 बताता है सेक्शन 2 का। तो ये जो डेफिनेशन बता रहा है ऑफेंस की। और अगर आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप एक काम कीजिए, आप बेर एक्ट लीजिए, बेर एक्ट के अंदर जाकर इसके अंदर पढ़िए। इसके अंदर आपको काफी सारे सेक्शंस भी दिखेंगे, जो कि सेक्शंस आपको काफी हेल्प करेंगे किस सेक्शन में ऑफेंस को बताया गया है। तो ऑफेंस की बेर एक्ट लैंग्वेज आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बेर एक्ट लैंग्वेज पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 25 है, जो कि ओमिशन की बात करता है, ठीक है, मतलब कि कहीं से उसकी चूक हो जाती है। जैसे हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था एक्ट, ठीक है, उसी तरह से ओमिशन यहां पर अलग से इसकी डेफिनेशन दी गई है। देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता दूं क्या कह रही है। डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन, मतलब कि जो ओमिशन होता है, ओमिशन अगर उसने बार बार किया है, ठीक है, तो उसको एक ही उसमें रखा जाएगा, मतलब कि उसको एक ही ट्रायल में रखा जाएगा ओमिशन को, उसकी ओमिशन को, ठीक है। ओमिशन का मतलब यहां पर यही है कि अगर वो अपनी जो उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाया, ठीक है, उसने वहां पर ओमिट कर दिया, अपनी चूक कर दी, मतलब कि वहां पर चूक गया अपनी ड्यूटी को निभाने से। तो ओमिशन का मतलब यहां पर यही है। अगर उसने चूक कई बार किया है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है एज अ सीरीज ऑफ ओमिशन एज अ सिंगल ओमिशन। देखिए सीरीज वाइज अगर वो ओमिशन करता जा रहा है तो उसको सिंगल ओमिशन वहां पर माना जाएगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको एक्ट की डेफिनेशन आपको बताई थी, जो सबसेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो ओमिशन है इसका मतलब यही है। अब हम आगे चलते हैं। जो सबसेक्शन 26 है, ये डेफिनेशन बताता है पर्सन की, ठीक है। यहां पर पर्सन की डेफिनेशन बताई गई सबसेक्शन 26 में। इसका मतलब यहां पर यह है कोई कंपनी या फिर कोई एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर ना भी हो, ठीक है, तो इसको हम यहां पर बोलेंगे पर्सन, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूं, पढ़ के बता देता हूं। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। देखिए यहां पर ये कोई भी कंपनी हो सकती है। आपने देखा होगा कोर्ट्स में भी कंपनी के खिलाफ केसेस हो जाते हैं, या फिर कंपनी खुद केस करती है, तो उसको कोर्ट में एज अ पर्सन माना जाता है। तो जो भी भारतीय न्याय संहिता में जहां पर भी कंपनी वर्ड होगा तो उसको एज अ पर्सन उसको माना जाएगा, ठीक है, कि वो पर्सन के तौर पर वहां पर अपीयर हो रहा है कोर्ट में, ठीक है। आपने देखा होगा कोर्ट में जो कंपनी होती है वो अपीयर होती है, ठीक है, या फिर वो खुद होने की बजाय अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर अपीयर कराती है। तो कंपनी के ऊपर केस किया भी जाता है और केस कंपनी कर भी सकती है, ठीक है, या फिर कोई एसोसिएशन हो या फिर बॉडी ऑफ पर्सन हो, एक साथ जो अपने एसोसिएशन बनाकर रहते हैं, जिसको हम बॉडी ऑफ पर्सन भी बोल सकते हैं। तो उनके खिलाफ केस किया भी जा सकता है और वो केस कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक पर्सन कंसिडर किया जाता है कोर्ट में। तो ये सबसेक्शन 26 बता रहे हैं यहां पर। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 27 जो कि पब्लिक की डेफिनेशन बता रहे हैं यहां पर, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक की मैं आपको डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता देता हूं क्या कह रही है। इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। देखिए यहां पर क्लास ऑफ द पब्लिक की बात की गई और एक कम्युनिटी की। यहां पर कंसिडर करेंगे कि ये पब्लिक है, जहां पर लार्ज नंबर पर पीपल क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, वो एक पब्लिक है वहां पर, ठीक है। और या फिर कोई कम्युनिटी है, ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कोई कम्युनिटी हो गई, हिंदू धर्म से कम्युनिटी है, ठीक है, या फिर सिख धर्म से कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी माना जाएगा। तो इसको एक पब्लिक यहां पर कंसिडर किया जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 28 है, जो कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यहां पर बता रहा है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन यहां पर काफी बड़ी है। जो भारतीय न्याय संहिता है, सबसेक्शन 28 में जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई काफी बड़ी दी गई है। इसको मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पब्लिक सर्वेंट आपको सुनकर ही समझ में आ रहा होगा, पब्लिक सर्वेंट जो कि पब्लिक के लिए काम करता है, ठीक है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर हो गया, जजेस हो गए,
ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपॉइंट पर्सन है। गवर्नमेंट भी खुद पब्लिक सर्वेंट होती है। जो पब्लिक सर्वेंट होता है वो पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में दी गई है, काफी बड़ी इसमें डेफिनेशन दी गई है। आप इसकी डेफिनेशन को बेरेक्ट में जाकर पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको बेरेक्ट लैंग्वेज नहीं दिख रही है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको पढ़ लेना, या फिर मैं आपको बेरेक्ट, अगर आपको बेरेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके मुझसे मांग सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा भारतीय न्याय संहिता की, जो हमारा नया कानून है, इससे रिलेटेड मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 29 जो कि रीजन टू बिलीव की बात करता है, ठीक है, जहां पर किसी पर्सन को लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, उसको कोई कारण वहां पर उसको लगता है, ठीक है। इसकी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं क्या कह रही है। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर किसी पर्सन को ये लगता है कि ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दी, ठीक है, और वो वहां से भाग गया, और उसके बाद उसको लगता है कि वो पर्सन मेरे खिलाफ क्या कर सकता है, केस कर सकता है, वो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो उस केस में वो क्या करता है पर्सन, वो अपने आप को बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है कोर्ट में जाकर, अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वहां पर उसको रीजन टू बिलीव हो रहा है, क्योंकि उसको पता है वहां पर उसने उस पर्सन को मारा है, तो उस केस में वो पहले ही बेल ले लेता है। तो यहां पर वो रीजन टू बिलीव उसको हो रहा है, एक कोज उसको लग रहा है, यहां पर कारण उसको लग रहा है। तो ये सबसेक्शन 29 की डेफिनेशन यहां पर यही बता रही है। जो सेक्शन 2 की सबसेक्शन 30 की डेफिनेशन है, यहां पर वो किसकी डेफिनेशन बता रही है, स्पेशल लॉ की, जो कि स्पेशल लॉ की डेफिनेशन सबसेक्शन 30 में बताई गई है। स्पेशल लॉ, जो यहां पर स्पेशल लॉ है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यहां पर अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे कि मैं आपको स्पेशल लॉज के कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि हमारा पोक्सो एक्ट है, जो कि पोक्सो एक्ट किसके रिलेटेड है, चाइल्ड को बचाने के लिए, ठीक है। अगर चाइल्ड के अगेंस्ट कोई गलत हरकत कर रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस वहां पर कर रहा है चाइल्ड के अगेंस्ट, तो पोक्सो एक्ट हमारा जो कि स्पेशली किसके लिए है, चाइल्ड्स के लिए है। स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कि स्पेशली किस लिए है, मैरिजेस के लिए। हिंदू मैरिज एक्ट है, ओनली फॉर हिंदूज, ठीक है, हिंदू मैरिजेस के लिए। ये एक स्पेशल लॉज है, ठीक है। और जैसे कि एनडीपीएस है, एनडीपीएस किस लिए है, एनडीपीएस जो कि नारकोटिक नशीले पदार्थ की क्या करता है, तस्करी करता है, तो एनडीपीएस एक्ट वहां पर लगाया जाता है। ये ओनली फॉर नशीले पदार्थों के लिए होता है एनडीपीएस एक्ट। तो ये स्पेशल लॉज है जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ये सभी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली की वीडियोस मिलती रहेगी, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ओके बाय।